भारत माता की, भारत माता की। आज लेट्स इंस्पायर बिहार के इस अभियान के द्वारा स्टार्टअप समिट 2025 के इस कार्यक्रम में विकसित बिहार 2047 के इस अभियान में लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हमारे भाई, मित्र, साथी और वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर आदरणीय विकास वैभव जी, इस मंच पर उपस्थित कई गण्यमान्य साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय ओपी सिंह जी, मोहम्मद इस्माइल अहमद साहब, श्री लव सिंह जी, श्री अमित सिंह जी, डॉक्टर प्रीति बालाजी, श्री राहुल कुशवाहा जी, श्रीमती ज्योति झा जी, राहुल सिंह जी, प्रभाकर राय जी, प्रताप अमन जी और कई गण्यमान्य साथी यहाँ उपस्थित हैं साथियों। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विकास जी को विशेष तौर पर कि इंस्पायर बिहार के तौर पर लगातार बिहार के नौजवानों में सभी सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में और बिहार कैसे समृद्ध हो सकता है इसकी चिंता लगातार ये सभी जिलों में घूम घूम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि जो काम सरकार को करनी है, वैसे ये सरकार के ही पार्ट है, लेकिन बिहारी भी हैं और बिहार कैसे बढ़े इसकी चिंता लगातार बिहार के लोग कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पर मैं विकास जी को फिर से बधाई देता हूं कि आप लगातार इसी तरह और आगे भी काम करते रहिए। लेकिन साथियों, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं और मैं जब पहली बार बिहार सरकार का मंत्री हुआ था तो इस बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था और उसी के एक साल के बाद बिहार बट गया। 2000 में जब बट रहा था तो हम लोग विधायक के तौर पर दिल में इच्छा नहीं थी कि वोट करें, लेकिन सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि झारखंड आदिवासी के कल्याण के लिए एक अलग राज्य बनाना है और क्योंकि हमारे समृद्धि का प्रतीक झारखंड ही था। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जब बंटवारा हो रहा था तो जो रेवेन्यू था बिहार का उसका 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लोग कहते थे यहां तो नदी और बालू, इसको छोड़कर कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन धीरे धीरे बिहार बटा भी, 2005 में नई सरकार भी आई और चीजें अब धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हुआ साथियों। और मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं कई विभाग का मंत्री रहा हूं, कृषि मंत्री रहा हूं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूं, मैं अर्बन में काम किया, आज वित्त विभाग के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। पहले तो जीडीपी समझ में नहीं आता था, पूरा समझ में आता है। और जीडीपी के बारे में मैं ये बता रहा हूं, इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था साथियों, तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था कि जिस बिहार में मैंने 6,000 करोड़ का बिहार का बजट देखा था, वो बिहार इतना आगे बढ़ा है कि जिस झारखंड को 87% रेवेन्यू था, हमसे 1 घंटा पहले उसने बजट पेश किया, उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था और मेरा बजट
3,17,000 करोड़ का था। और ये मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की दो कमजोरी रही है साथियों। जितने लोगों ने परीक्षा दिया होगा या कंपटीशन की तैयारी की होगी, सबने कहा होगा कि बिहार की कमजोरी में कोसी एक अभिशाप था। बिहार की नदियां अभिशाप बनी हुई रही। नेपाल के तराई से पानी निकलता था और पूरे बिहार में फैलने का काम करता था। लेकिन मैं इस वाटर मैनेजमेंट की भी चर्चा करता हूं, क्योंकि नॉर्थ बिहार में लोग इसलिए नहीं रहना चाहते थे गांव में, वो शहर में रहना चाहते थे, वो बड़े शहर में जाना चाहते थे। लोग दरभंगा के ग्रामीण इलाके से लोग निकलकर दरभंगा शहर में रहना चाहते थे, मधुबनी में रहना चाहते थे, मुजफ्फरपुर में रहना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण इलाके में नहीं रहना चाहते थे। मैंने देखा जिस बिहार में 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा और बिहार के लगभग 14 से 15 जिले में बाढ़ की स्थिति हो गई थी साथियों। लेकिन मैं कहता हूं कि अब बदला हुआ बिहार है। और आज यदि हम उद्योग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अब रफ्तार पकड़ चुका। और रफ्तार इसलिए पकड़ा कि बिहार की जनता ने अच्छी सरकारों को सरकार में बैठाने का काम किया, और जनता ही मालिक होती है साथ। और मैं कह रहा था कि 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े तो पूरा मधेपुरा डूब गया, सुपौल डूब गया, दरभंगा डूब गया, मधुबनी डूब गया, सहरसा डूब गया, खगड़िया के इलाके डूब गए, किशनगंज का इलाका, पूर्णिया का इलाका डूब गया। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बिहार बदला। और अभी प्रधानमंत्री जी दिल्ली में जो सांसदों को घर दिया जा रहा था, तो हमसे एक आंकड़ा उन्होंने मांगा कि उन्होंने पूछा कि किस नदी के नाम पर हम भारत की जो सांसद हैं उनके लिए घर जो बने हैं उनका नाम रखना चाहते हैं। तो गंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय नदी है, इसके बाद हमने कहा कि कोसी। तो पीएमओ ने कहा कि ये तो अभिशाप के रूप में आइडेंटिफाई है। और लोगों ने कहा कि जो आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो इसमें तो अभिशाप कहा जा रहा है। मैंने कहा ये अभिशाप नहीं है, ये अब बिहार के लिए वरदान बन चुका है। और इसलिए वरदान बन चुका है साथियों कि जिस नॉर्थ बिहार में नदियों के डर से हम पलायन करते थे, आज पिछले 15 वर्षों में नदियों से स्ट्रेंथनिंग, बांध का स्ट्रेंथनिंग करके लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन, मतलब लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन इस प्रदेश में सिंचाई युक्त हो गया। अब सिंचाई कर रहे हैं। और नॉर्थ बिहार में अब फ्लड फाइटिंग के जगह पर हम इरिगेशन की चर्चा करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कमजोरी था, एक पानी जिसका वाटर मैनेजमेंट करना था, उसको धीरे धीरे किया जा रहा है। और एक तरफ उसी समय जब पानी नॉर्थ बिहार में होता था और साउथ बिहार में सुखाड़ की स्थिति हो जाती थी। साउथ बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक जो हमारा पठारी इलाका, कुछ इलाका जहां पहाड़ के इलाके, वो हमारा एक तरह से सुखाड़ की स्थिति होती थी। अब इसके पानी को, जो वेस्टेज पानी बे ऑफ बंगाल जा रहा है, इसको यहां से निकालकर गयाजी, राजगीर, नवादा, अब तो बांका भी ले जाने का तैयारी हो गया, मुंगेर ले जाने का तैयारी हो गया, और जमुई में स्टोरेज की व्यवस्था शुरू हो गई। तो अब सोचिए कि जो कमजोरी थी वो ताकत बन रही है। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए जब तक जो कमजोरी है वो ताकत नहीं बनेगा, तब तक वो प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता है।
और ये आप देखिए, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, क्योंकि मैं कहता हूं कि देश में 4 कैपिटल है। दिल्ली के चारों तरफ आप देखिए पूर्ण रूप से विकसित हो चुका। बॉम्बे के 3 तरफ आप देखिए पूर्ण रूप से विकसित हो गया और एक तरफ समुद्र है। चेन्नई के तरफ देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर का फैक्ट्री वहीं पर लगता है। सबसे पहला बिजनेस चेन्नई आता है। उसको आप देखिए, एक तरफ समुद्र और 3 तरफ इंडस्ट्री खड़ी है। लेकिन जो चौथा है, जिसको हम अपना सरताज मानते रहे, कलकत्ता के चारों तरफ देखिए, क्योंकि चौथे तरफ अंडमान निकोबार है, इसके चारों तरफ देखिएगा, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, 7 सिस्टर असम हो, सब गरीब हैं। इसको हमको स्टार्टअप देना पड़ेगा और ठीक प्रयास किया है विकास जी ने। हमको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और अब तो 4 वेज है साथियों, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज। बिहार की स्थिति यह थी साथियों कि बिहार में 2,56,000 लोग ही हवाई यात्रा करते थे आज से 20 साल पहले। आज परिस्थिति बदली और आप देखिएगा कि आज के एयर ट्रैफिक में उड़ान योजना जब शुरू हुआ, अभी हम पटना का एक्सटेंशन कर रहे हैं। पटना में एक चमचमाकी एयरपोर्ट बनकर रेडी हो गया, जिस पटना में मात्र 29 लाख लोग यात्रा कर सकते थे, अब वहां के पटना जैसे एयरपोर्ट पर 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है साथियों। और यही लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य है, हम बीटा एयरपोर्ट बनाएंगे, राजगीर एयरपोर्ट बनाएंगे, सुल्तानगंज एयरपोर्ट बनाएंगे, पूर्णिया का एयरपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले 15 दिनों में आ रहे हैं, वहां उद्घाटन करेंगे। दरभंगा का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। हमारा बीरपुर और रक्सौल ये बड़े एयरपोर्ट होंगे। इसके साथ साथ छोटे एयरपोर्ट मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, हमारा फारबिसगंज, हमारे मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, इसको टूरिस्ट हब बनाने में इसको भी छोटे एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा। और साथियों, स्वाभाविक है, इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं है, हमारे पास मां गंगा है या एयर ट्रैफिक है, जिससे हम इंटरनेशनल तौर पर जाने का काम करेंगे। अभी मैं केंद्रीय मंत्री से मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर जब जाता है हमारा एरोप्लेन, बड़ा बोइंग, तो उसको प्लेंटी देना पड़ता है। प्लेंटी देने के चलते कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल पाती है। मैंने कहा, जितना प्लेंटी लगता है उतना राज्य सरकार पेमेंट करेगी, लेकिन बिहार से भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने का काम कीजिए साथियों। दुनिया का मार्केट तो तभी मिलेगा, दुनिया का मार्केट ऐसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि डॉलर पेमेंट जब तक नहीं होगा साथियों, हम आर्थिक रूप से समृद्धि का चर्चा तो जरूर करते रहेंगे, लेकिन नीचे हमारी चीजें नहीं खड़ी होगी। और मैं रास्ते बता रहा था, विकास वैभव जी का घर एकदम पुल के बगल में है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे और स्वयं उन्होंने इच्छा जाहिर किया। उन्होंने उद्घाटन तो गया जी से ही कर दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली से चलते वक्त कहा कि मेरा कार्यक्रम वहां भी लगाओ, और मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं। वे स्वयं गए और देखा कि बिहार जैसे राज्य में एक भी 6 लेन ब्रिज नहीं था, और उससे बड़ी बात थी कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2017 में इसका शिलान्यास किया था, स्वयं उद्घाटन करने आए, यह सबसे बड़ी बात थी। और मैं इसलिए कहता हूं साथियों, पहले पटना से बेगूसराय, क्योंकि मैं उसके बगल में खगड़िया मेरा कार्य क्षेत्र रहा, मेरा घर तो मुंगेर है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र खगड़िया रहा। मैं हजारों बार उस रूट से गुजरता रहा,
हमको बेगूसराय जाने में 5 घंटा 4 घंटा लगता था। पटना से गया जाने में बिहार के लोगों को 4 घंटा लगता था साथियों। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था। पटना से छपरा जाने में 3 घंटा लगता था और पटना से बक्सर के बॉर्डर जाने में 4 घंटा लगता था। लेकिन अब बिहार बदला, इंडस्ट्री के लिए खड़ा हो रहा है। आज बिहार में पटना से गया चलिएगा 1.5 घंटे में पहुंचिएगा, पटना से बेगूसराय जाइएगा 1.5 घंटे में पहुंचिएगा और पटना से मुजफ्फरपुर जाइएगा 1.25 घंटे में पहुंचिएगा। ये बदला हुआ बिहार है साथियों। ये 2 रास्ते मैंने बताया और बिहार के रेलवे के सेक्टर में कई काम हुए। कल तक राजधानी की चर्चा हम करते थे कि राजधानी पे चढ़ जाए तो जीवन हमारा तर जाएगा। बिहार के लोग यही समझते थे, क्योंकि हम तो मेमो पे चढ़ने वाले लोग थे, जहां कोई एयर कंडीशन की व्यवस्था नहीं थी। 120 किलोमीटर की रफ्तार से या 130 किलोमीटर की रफ्तार से थोड़ा सा पानी, 130 किलोमीटर की रफ्तार से राजधानी चलता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बदला और अभी बिहार जैसे राज्य में 13 वंदे भारत चल रहे हैं, जिसका स्पीड 160 किलोमीटर की रफ्तार से बिहार के लोगों को ढोने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लगातार ट्रैफिक्स बदल रहे हैं और क्योंकि हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं, दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं। इंडोनेशिया हमसे पीछे है, बांग्लादेश हमसे पीछे है और दुनिया का कोई देश इस तरह के घनत्व में कहीं नहीं मिलेगा। हमारी आबादी झारखंड से 3 गुना अधिक और बिहार का क्षेत्रफल झारखंड और बिहार दोनों 19-20 है, इससे अधिक नहीं है। लेकिन हमारी आबादी 3 गुना। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, जिस बिहार को लोग कहते थे कोसी अभिशाप बताया, दूसरा कहता था कि जनसंख्या के चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस आबादी के लिए हम चिंता करते थे, क्योंकि इस देश में एक प्रथा बनी हुई थी कि जो हैवी इंडस्ट्री लगाएगा वही भारत को चलाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा अब गरीब, इस देश का जो गरीब है वो यदि 5 रुपये का भी बिस्किट का डिब्बा खरीदेगा तो 5% टैक्स देकर इस भारत का निर्माण करेगा। आज बिहार के लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं साथियों, ये मैं कहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही अभियान चलाया जा रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने। मार्केट हम है, कंज्यूमिंग स्टेट हम है। और ये 14 करोड़ बिहारी, जिस बिहार के लिए 6,000 करोड़ का बजट होता था, आज भी रेवेन्यू 66,000 करोड़ से अधिक नहीं है हमारा, लेकिन हम 3 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं। इसका मतलब बिहार के लोगों ने जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से 2 लाख करोड़ का टैक्स देने का काम किया है साथ। यह है बदलता हुआ बिहार। कौन कहता है बिहार में उद्योग नहीं है? मैं कहता हूं हम कंज्यूमर हैं, दुनिया के मार्केट हम हैं। हम जिस दिन सामान खरीदना बंद कर देंगे, दुनिया के लोग वो तरस जाएंगे। ये मार्केट है। लेकिन इसके लिए, क्योंकि आज जो समिट है साथियों, ये समिट हमारा है कि हम कैसे समृद्ध हों। और एक फिल्म था अब लौट चले। मेरा यह मानना है कि अब बिहारियों को लौटने का समय आ गया। बिहार समृद्धि की ओर है, बिहार आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गए, बिहार के गांव में बेसिक एम्यूनिटीज पहुंच चुका, सड़क पहुंच चुके, वहां पर बिजली पहुंच चुका, पानी पहुंच चुका, बेसिक एम्यूनिटीज हमारे यहां पहुंच चुके।
अब तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने बिजली बिल 100% सब्सिडी कर दिया, यह मुफ्तखोरी है। हमने कहा नहीं, यह मुफ्तखोरी नहीं है, यह बिहार के लोगों को समृद्धि देने का एक बूस्टर डोज है साथियों। क्योंकि हम 125 यूनिट बिजली जरूर मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यह तय किया है, हम अपने घरों पर सोलर युक्त बिजली लगाएंगे। आज देश की सरकार 1.1 किलोवाट में लगभग 33,000 रुपया भारत की सरकार देती है साथियों। और हम लोगों ने तय किया कि जो बिहार के गरीब है या कोई भी समान व्यक्ति जो भी आवेदन करेगा, बचा हुआ 1.1 किलोवाट का जो लगभग 60,000 रुपया की राशि लगती है, वो 32,000 के बाद जितनी राशि बची सब बिहार सरकार पे करके आपके घरों पर सोलर युक्त बिजली लगाने का काम करेगी साथियों। क्योंकि अगले 25 वर्षों तक हमें बिजली चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, बिजली के उद्योग में हमें ड्रास्टिक चेंज दिखा है साथियों। 2005 में 350 मेगावाट बिजली बिहार में हम खपत कर पाते थे। आज 1,90,00,000 परिवार है जो कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसमें से लगभग 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जो परिवार 125 यूनिट ही यूज करता था। लेकिन हम जब सब्सिडी देते थे तो हमको चिंता होती थी। 15,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते थे साथियों, क्योंकि 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक जो हम आपको बिजली देते हैं, उस बिजली के उपयोग के लिए हमको पैसा 11 रुपया के रेट से देना पड़ता था। और दिन में अभी जैसे बिजली का समय, तभी हम 5 रुपया में बिजली खरीदते हैं और शाम में 6 बजे यही बिजली हाई टैरिफ होकर 11 रुपया में खरीदते हैं। हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की चिंता किया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे विक्रमगंज साथियों, हमको 2400 मेगावाट जो नवीन नगर में लगेंगे वो 7 रुपये पर हमको उस पूरा यूनिट दिया और लगभग 40,000 करोड़ रुपया। यहां तो बैठे हैं, आपको लव जी इन्हीं के गांव के बगल में है। पहले भी यूनिट वहां 2400 यूनिट चल रहा था, अभी हम पीपीपी मोड पर आए, हम पैसा नहीं लगा रहे। हम लगभग 30,000 लोगों को वहां एक तरह से काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगले महीने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पीरपैती में लगभग 2400 मेगावाट का 36,000 करोड़ के यूनिट, 36,000 करोड़ रुपया लगाने का काम इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें लगभग 12,000 लोग रोजगार करेंगे साथियों। इसके बाद भी हम लोगों ने कल्पना किया, चाहे वो बांका हो, नवादा हो, कैमूर हो, इन इलाके में हमारे पास पहाड़ है और उसके एक तरह से पानी स्टोरेज की व्यवस्था वहां खड़ी है। हम लोगों ने तय किया है पंप स्टोरेज, पावर स्टोरेज सिस्टम हम लगाएंगे। उसमें हमको 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो हम बिजली की चिंता करते हैं ना, हम नहीं दे पाते हैं। हम तो डेडिकेटेड फेडर बनाना चाहते हैं सभी के लिए, जिस तरह किसानों को दिया, उद्योग के लिए दिया, गांव में हम दे रहे हैं। तो हम 100%, क्योंकि 2030 तक ये विकसित बिहार बनाना है, तो उसमें बिजली एक हम रोल करेगा। तो इसलिए पूरे सेक्टर को एक तरह से आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाए। और अब तो उद्योग के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं साथियों, मैं 2024 में जब वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने कहा ये लैंडलॉक स्टेट है, यहां जमीन नहीं मिलता है। मैंने शुरू कराया, सर्वे कराया शुरू, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज 1.5 साल में मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के उद्योग लगाने के लिए जिस राज्य में 2400 लोगों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार ने जमीन दिया था, 1200 लोग केस लड़ रहे थे। मेरे लिए दुर्भाग्य का समय था
कि 50% जिसको हमने उद्योग लगाने के लिए दिया वो केस लड़ेंगे। ऐसा नहीं चल सकता है। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो बिहार के लोग उद्योग लगा रहे हैं इसको पहली प्राथमिकता देंगे, और जो 1200 लोग केस लड़ रहे हैं सबके केस को वापस लेकर उनके जमीन को फिर से देने का काम करेंगे। और अभी शुरू हो गया, यह काम शुरू हो गया साथ। और लैंडलॉक स्टेट में हम लोगों ने लगभग 8000 एकड़ जमीन अभी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। अभी मैं विकास जी को कह रहा था कि जितने स्टेट हाईवे हैं, जितने हमारे एक्सप्रेसवे हैं, पटना से पूर्णिया हो, रक्सौल से हल्दिया हो, या सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर हो, पटना बक्सर से भागलपुर हो, इन तमाम जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया जहां सबसे सस्ता जमीन है। सबसे महंगा जमीन नहीं खरीदना है, सबसे सस्ता जमीन सरकार खरीदेगी। और इसका मैं उदाहरण देता हूं। अभी मैं एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद रहा था गया जी में, हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन खरीदा और 300 करोड़ रुपया देना पड़ा। अभी हम लोगों ने मधेपुरा में, सहरसा में जमीन खरीदा, 40 करोड़ में 600 करोड़ रुपया, 600 एकड़ जमीन खरीदा। मतलब सस्ता जमीन खरीदो। और बेगूसराय में भी जो हमारा ये पूरा हल्दिया रक्सौल का एक्सप्रेसवे है, 1000 एकड़ जमीन खरीद रहा है। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है, हमारी एक तरह से बेसिक एमिनिटीज हम जनता के बीच में पहुंच चुके हैं, काम हम कर चुके हैं। सरकार ने जो काम करना था वो कर लिया। रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, बेसिक एमिनिटीज पहुंचाना, लोगों के सामाजिक पेंशन की चिंता करना, लोगों की चिंता कर लिया। अब उद्योग को ही बूस्टर जो चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार में कोई भी सेक्टर का हो साथियों, यदि बिहार का हो, बिहार में 100 करोड़ रुपया लगाएगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार इंसेंटिव के तौर पर उसको 40 करोड़ रुपया देकर उसको बूस्टर देने का काम करेगी। और साथ ही साथ जमीन एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमको। हमने यह तय किया है कि जो 100 करोड़ रुपया लगाएगा लगभग 2-3 हजार लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, उसकी भी चिंता करनी है। और उनको जमीन हम खरीदने नहीं देंगे, हम सिर्फ टोकन पर। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, मैं 2014 में नगर विकास मंत्री था और 11 साल लग गए पटना का मेट्रो रेल चलाने में। इस साल हम चलाने जा रहे हैं। याद कीजिए 2012 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गंगा एक्सप्रेसवे, जिसको हम कहते हैं जेपी पथ, जो मैरीन ड्राइव है, इसकी शुरुआत किया। इसको 12 से 13 साल लगे क्योंकि हम गरीब थे, हमको दूसरा लोग हम पे भरोसा नहीं करता था। हम अपने संसाधन से 12-13 साल लगाए। मेट्रो भी उसी तरह चालू करने में हमको समय लगा। लेकिन आज बिहार बदला। अभी मैंने 150 किलोमीटर गंगा के एक्सप्रेसवे पे बना रहा हूं साथियों। आपको कोइलवर से लेकर दीघा और मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर के सबौर तक, जो कहलगांव तक जाता है, उधर 83 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो मैरीन ड्राइव बनेगा 17,000 करोड़ का और हम लगाएंगे मात्र 5,000 करोड़ रुपया। अब देखिए 3 गुना गति से हम विकास करेंगे साथियों। और इसलिए मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि जब मैं मेदांता को जमीन दे रहा था, कई साथी ने कहा यह गलत डिसीजन है। हमने कहा देश में, दुनिया में यदि आप इंडस्ट्री को जमीन नहीं दोगे, हॉस्पिटल को जमीन नहीं दोगे, तो किस लिए जमीन रखोगे। आज देखिए मेदांता बनकर तैयार है और सरकार के पास 33% उसका स्टेक भी है साथियों। हम शंकरा नेत्रालय ला रहे हैं। यहां से कई लोग यहां से चेन्नई जाते थे,
कि हमको आंख का इलाज कराना है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास कराया और उन लोगों ने कहा है कि एक साल में हम कंकड़ बाग में संकरा नेत्रालय आपको देंगे और इसके साथ साथ जो पटना में आई हॉस्पिटल का क्षेत्र है, कदम कुआं में हमारा हॉस्पिटल है, उसको भी उससे जोड़कर उसको भी चलाने का काम संकरा नेत्रालय करेगा। साथियों, यह बड़ी उपलब्धि है। अब प्राइवेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं। और मैं धन्यवाद दूंगा विकास जी को कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। लोगों के बीच में इसकी चिंता कीजिए, क्योंकि हम बिहारी हैं, हम बिहारियों को आदत है अच्छा से पढ़ लिख लेना है, क्योंकि क्वालिटी बिहारियों में है। क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले भी आप सोचिए कि शिक्षा का केंद्र भी यही मगध था, यही नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। बाद के जमाने में भी पटना यूनिवर्सिटी को ही ऑक्सफोर्ड, दूसरा ऑक्सफोर्ड कहा गया। लेकिन साथियों, मैं जरूर ये कहूंगा कि विकास जी का ये प्रयास कि अब लोग आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि बिहारियों में इतना परिश्रम करने का आदत है कि दूसरे का भाग हम बदलते हैं। हम चेन्नई गए, चेन्नई का भाग बदल दिए, हम बॉम्बे गए, बॉम्बे का भाग बदल दिए। अब बिहारियों से एक ही आग्रह है कि अब बिहार का भाग बदलने का समय है, इस बिहार को बदलना है साथियों। और अगला 5 वर्ष टारगेट कीजिए कि ये विकसित बिहार, एक एक इलाके में। मैं देख रहा था, अभी लोग कह रहे थे 5-5 अच्छे इंडस्ट्रीज हमारे जिले में खड़े हो। नहीं, मैं तो वो सपना देखता हूं कि एक एक ब्लॉक में 533 ब्लॉक अब बचे हैं साथियों। 533 ब्लॉक में कम से कम 100 अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, जिससे कि बिहार आगे बढ़ सके साथियों। और क्योंकि हमारी ताकत है शिक्षा, ज्ञान, ज्ञान के अर्जन से ही हम दुनिया को हराते रहे हैं। और क्योंकि आज भी क्वालिटी है साथियों, हम दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बिहारी हैं। और इसके लिए मैं कहता हूं कि क्वालिटी के जगह क्वांटिटी हुआ, क्योंकि बाद में लोग पढ़ने लगे। एक एक गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सब लोग पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग पढ़ते थे, लेकिन आज बिहार की समृद्धि बदली है, आज करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तो देखता हूं कि कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी है और पढ़ाने वाला शिक्षक भी बिहारी है। अब तो सबको लौटाने का समय है। अब बिहार में इन चीजों को स्थापित करना है, क्योंकि हमारे यहां आदत है कि हम अच्छे से पढ़ लें, लिख लें और एक अच्छा से सरकारी नौकरी ले लें। क्योंकि इसका कारण मैं बताता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल बीमा योजना शुरू किया, जो पेंशन योजना है, और सबसे अधिक यदि हिट हुआ पूरे देश में तो सबसे ज्यादा हिट हुआ बिहार में, क्योंकि हम सिक्योर रखना चाहते हैं अपने जीवन को। लेकिन मेरा यह मानना है कि अब अपना नौकरी करना छोड़ो, अब दूसरे को नौकरी देना शुरू करो, उसी दिन बिहार बदल जाएगा। इसलिए साथियों, हमको अभी बांका भी जाना है और बांका से लौटकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल भी होना है साथ। लेकिन मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसी तरह इंस्पायर करते रहिए और जितना इंस्पायर कीजिएगा, बिहार का युवा बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। और विकास जी और उनकी पूरी टीम को मैं इस समिट के लिए, स्टार्टअप समिट के लिए फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।